बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के अत्याचारों के खिलाफ कई वर्षों तक संघर्ष करने वाली करीमा बलोच ने वर्ष 2016 में अपनी जान बचाने के लिए कनाडा में शरण ली थी। तस्वीर आप देख रहे हैं, यही है करीमा बलोच। वो कनाडा के टोरंटो शहर में रहती थी, जहां दिसंबर 2020 में एक दिन वो अचानक लापता हो गई और इसके लगभग 24 घंटे बाद उनका शव टोरंटो शहर की एक नहर के किनारे मिला था। आज ये बात जो हम आपको बता रहे हैं, निज्जर और करीमा बलोच के मामलों में क्या समानताएं हैं और निज्जर के मामले में कनाडा ने क्या किया और करीमा बलोच के मामले में क्या किया, आज ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे डबल स्टैंडर्ड्स आज एक्सपोज हो जाएंगे कनाडा के। जब करीमा बलोच की मौत हुई तो इस बात की पूरी आशंका थी कि करीमा बलोच की हत्या हुई है और इस हत्या के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट्स ही हो सकते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से ही अपनी जान बचाकर कनाडा आई थी और पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार उसके पीछे पड़े थे, क्योंकि वो बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रही थी। लेकिन कनाडा की पुलिस ने इस हत्या के कुछ ही घंटों में बिना कोई ठोस जांच किए यह बयान जारी कर दिया कि करीमा बलोच की हत्या नहीं हुई, बल्कि यह एक गैर आपराधिक घटना है, जिसमें यह भी हो सकता है कि करीमा बलोच ने आत्महत्या ही की हो। सोचिए, जिस हरदीप सिंह निज्जर को भारत ने आतंकवादी घोषित किया था, जो खालिस्तानी आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा था, जो पाकिस्तान जाकर आतंकवादियों से मिल चुका था, उसकी हत्या के लिए तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी ठोस जांच के भारत पर इतने गंभीर आरोप लगा दिए। लेकिन 37 साल की करीमा बलोच, जो पाकिस्तान से जान बचाकर कनाडा आई और जो संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को लगातार एक्सपोज कर रही थी, जिन्हें दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में भी स्थान मिल चुका था, उस महिला की संदिग्ध मौत जब कनाडा के टोरंटो शहर में होती है, उस पर जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक कुछ नहीं कहा और ना ही इसके लिए पाकिस्तान की सरकार या आईएसआई से एक भी सवाल पूछा है और ना ही कोई जांच बैठाई है। अब बड़ा आरोप यह लगता है कि जस्टिन ट्रूडो करीमा बलोच की मौत पर इसलिए खामोश रहे क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के बलूचिस्तान से कुछ चाहिए था। क्या चाहिए था? उन्हें बलूचिस्तान से सोना चाहिए था। कनाडा और पाकिस्तान के बीच पिछले कई वर्षों से एक डील चल रही थी, जिसमें कनाडा की एक बहुत बड़ी कंपनी ने बलूचिस्तान में स्थित सोने की खदानों को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन अलग अलग वजहों से यह डील कई विवादों में घिरी हुई थी और कनाडा और पाकिस्तान की सरकारें इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं ले पा रही थी। लेकिन आरोप लगता है कि बाद में बलूचिस्तान को लेकर जस्टिन ट्रूडो और पाकिस्तान की सरकार के बीच एक गोपनीय बैठक हुई और फिर वर्ष 2022 में इस पर डील पक्की हो गई। यानी आरोपों के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो को बलूचिस्तान की खदानों से सोना चाहिए था, इसलिए उन्होंने करीमा बलोच के मामले में ना तो कभी कोई बयान दिया और ना ही इस मामले की गंभीरता से कभी कोई जांच की और ना ही पाकिस्तान से कभी कोई सवाल पूछा। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के जिस विधायक को गिरफ्तार किया गया है, उनका नाम है सुखपाल सिंह खेरा, जिन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पर ईमानदारी का नाटक करने का आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि भगवंत मान उन्हें अपने खिलाफ बोलने की सजा दे रहे हैं। सुखपाल सिंह खेरा को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है, यह मामला आज का नहीं है बल्कि 8 साल पुराना है। वर्ष 2015 में पंजाब के जलालाबाद में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से लगभग 2 किलोग्राम ड्रग्स, 24 सोने के बिस्किट, 2 पिस्टल, 26 गोलियां यानी कारतूस और पाकिस्तान के 2 सिम कार्ड बरामद हुए थे। आरोप यह था कि ये ड्रग्स पाकिस्तान से आई थी और जो लोग इन ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे वो कांग्रेस पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खेरा से जुड़े हुए थे। यानी ये मामला ड्रग्स की तस्करी का है। हालांकि उस समय इस मामले में सुखपाल सिंह खेरा के खिलाफ जारी हुए समन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उनके खिलाफ तब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन इसी साल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले में फिर से जांच करने के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया और उसी एसआईटी ने अब अपनी नई रिपोर्ट के आधार पर 8 वर्ष पुराने इस मामले में सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार कर लिया और आज अदालत ने भी उन्हें 2 दिन की रिमांड दे दी। अब इस पूरी घटना के बाद विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी दरार आ गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस
ये दोनों ही राजनीतिक दल विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और उस लिहाज से ये दोनों पार्टनर्स हुए। अब देखिए, राजनीति का जो अनरिटन रूल है, यानी ये जो कानून है कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये समझने की बात होती है कि सारे राजनीतिक दल ऐसा मानते हैं कि मान लीजिए इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां हैं, तो ये इनके बीच में एक अनरिटन सहमति होगी कि ये 28 पार्टियां और जहां जहां भी इनकी सरकारें हैं, ये अपने गठबंधन में पार्टनर पार्टियों के नेताओं को ना तो गिरफ्तार करेंगे, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे और ना ही उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला चलाएंगे। ये अनरिटन एक रूल होता है राजनीति में, और कांग्रेस शायद यही उम्मीद कर रही थी, क्योंकि गठबंधन में अगर आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ है तो हमारे सारे विधायक पंजाब में सेफ रहेंगे, हमारे सारे नेता दिल्ली में भी सेफ रहेंगे। कम से कम पंजाब और दिल्ली में हमारे किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली में तो खैर अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली पुलिस नहीं है, लेकिन पंजाब में तो है। तो ये आपसी एक समझौता होता है सारी पार्टियों का, नेताओं का, कि एक दूसरे को छोड़ दो, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई मत करो, यानी एक दूसरे के नेताओं को खुला छोड़ दो, जितना भ्रष्टाचार करते हैं करने दो। और आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही कहा कि अगर उनके खिलाफ या उनकी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई अन्याय करेगा तो वो इसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो अन्याय करते हैं वो ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। एक थोड़ी सी धमकी भी दे दी उन्होंने, यानी कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को साफ साफ एक चेतावनी भी दे दी है कि अगर आप अन्याय करेंगे तो ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं, और हम वो लोग हैं जो अन्याय को सहते भी नहीं। अब हम आपको यह बताएंगे कि अखबार आपके घरों में आता होगा या हो सकता है नहीं भी आता होगा, लेकिन अखबार आपके आसपास जरूर रहता है। अखबार क्यों होता है? असल में अखबार समाचार के लिए होता है, समोसे और अचार के लिए नहीं। जब आप बाजार से समोसे, कचौड़ी, पकौड़े या चाट खाने के लिए जब आप बाजार में जाते हैं तो अक्सर दुकानदार आपको यह खाने का सामान अखबार के किसी पन्ने पर लपेटकर या रखकर दे देता है, और आप खुशी खुशी इस अखबार को एक प्लेट समझकर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि यह अखबार आपको बीमार कर सकता है। इसलिए अखबार के इन बीमारों के लिए हमारा आज का विश्लेषण है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अखबारों में पकौड़े, पराठे, समोसे, चाट या फिर दूसरी खाने की चीजें रखकर खाने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, और इससे कैंसर भी आपको हो सकता है। इस संबंध में इस अथॉरिटी ने वर्ष 2018 में ही एक नियम बनाया था, जिसके तहत किसी भी ढाबे पर, ठेले पर, किसी भी दुकान पर अखबारों में खाना लपेटकर या परोसकर देना पूरी तरह से वर्जित है। लेकिन इसके बावजूद भारत में आज भी लाखों स्ट्रीट फूड वेंडर्स इस नियम का पालन नहीं कर रहे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लीजिए, हमारे देश में अखबार में लपेटकर खाना देना, अखबार के ऊपर रखकर खाना देना, चाहे छोले भटूरे हो, समोसे हो, अचार हो, पकौड़ा हो, कचौड़ी हो, पराठा हो, कुछ भी हो, यह गैर कानूनी है। और अगर कोई भी दुकानदार आपको अखबार में खाना रखकर दे रहा है तो वो कानून तोड़ रहा है। और ये सब जो मैंने आपको खाने बताए, कचौड़ी, पराठे, समोसे, यहां तक कि पोहा और कई दूसरी खाने पीने की चीजें भी अब भी ठेलों पर अखबारों में ही लपेटकर आपको दी जाती है, और लोग इसका कभी विरोध नहीं करते। आप भी इसका कभी विरोध नहीं करते। एक अनुमान के मुताबिक भारत में प्रतिदिन अलग अलग अखबारों की जो 22 करोड़ कॉपीज प्रकाशित होती हैं, उनमें से लाखों कॉपीज देश के अलग अलग राज्यों में ठेलों पर खाना बेचने के लिए या फिर टिफिन में खाना पैक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और यह बहुत ही खतरनाक बात है। इस अथॉरिटी का कहना है कि जब गरम गरम भटूरे या गरम गरम समोसे, गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ियों को अखबार पर रखकर परोसा जाता है तो खाने की इस गर्माहट से अखबार की स्याही समोसे और कचौड़ियों पर लग जाती है, और जब आप इन समोसों को, इन कचौड़ियों को, इन पराठों को खाते हैं तो इनके साथ ये स्याही भी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, और इस तरह खबरों को छापने के लिए बनी ये स्याही आपके खाने में घुल जाती है और जहर बन जाती है। दो बेटी मेरी, ये भी है, एक बम्बई भी रहती है। अच्छा, दो बेटी है। आपकी अपनी बेटी है, आपने खरीदा हुआ है? नहीं नहीं, खुद की है मेरी। है नहीं, ये एक तो ये आई जा। ये बता क्यों भेज रही हूँ? आंटी ने थोड़ा मकान करके आरसीसी डलवाऊंगी, इसके लिए भेज रही हूँ। न तो कम मेरे क्या, हमारे यहाँ ही कमा लेते हैं।
अच्छा, ये मकान बनवाना इसलिए दे रही है? भेज रही हूँ मकान नहीं रहने के लिए। अभी तो 2 लड़कियों को भेज दूंगी, अगर पैसा देंगे तो 2 लड़की आएगी। वो दोनों किसी को भी लेके जाओ 3 लाख रुपये लेंगे। कितनी है? नहीं 18-19 हाँ, 18 है कितना है? 18-19। क्या उम्र कितना है? कितने साल की हो? किसका? 16 साल का साल हो। करवा लेना अदालत की सेठ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तो मेरे जरूरत पड़ गई, सेठ जी रख लो कि यार कहे 1 साल पे रख लो कि क्या नाम से दे देना का 6-7 लाख रुपए दे देना। उस वाला सिस्टम। अच्छा, 1 साल का 6-7 लाख रुपया? ये बात है सेठ। 1 साल बाद वापस आ जाती है? आ जाती है। जैसे आपका टाइम पूरा हो गया, हाँ। लड़की घर पाओ पहुंचाने के बाद में फिर दूसरी लड़की खरीद ली आराम से। जैसे आपने बोल दिया कि भाई साहब लेके आओ, तो हम तो आपका विश्वास आ जाएगा 1 साल भर में। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सेठ जी। आप बोलेंगे कि इतनी चाहिए तो उतनी भेज देंगे। बहन की लड़की है। अच्छा, ये बहन की लड़की, आप मामा हैं? अच्छा, तो क्या उम्र है लड़कियों का? की उम्र होगी 17-18 साल बस। अब ये तो कम से कम में लेना 170 से कम नहीं जाएगी। ये जो लड़की उधर जो है उसका 1,70,000 रुपया हमको देना पड़ेगा महीने का। और एग्रीमेंट कितने साल का होगा? आप बताओ एग्रीमेंट का। कोई मैं इतने साल रख सकता हूँ, फिर उसका आधा पेमेंट हम लेंगे। वो कितने साल की है? 16 साल। अच्छा, 16 साल की लड़की है। काम सब बढ़िया करेगी, व्यवस्थित नाटक वाटक काम में। अच्छा, चाहे आप 4 काम कराओ या 5 काम कराओ, नाइट नहीं रुकेगी। नाइट रुकी हुए 1 रात रुकेगी किसी के पास सिंगल आदमी। तो क्या आप लिखत पढ़त करेंगे? लिखत पढ़त तो होगी ना। क्या होगी? किस पे एग्रीमेंट होगा स्टाम्प पे। हाँ, अच्छा, नोटरी वगैरह कर। तो स्टाम्प पे किसके नाम एग्रीमेंट बनेगा? वो तो मेरे नाम पे होगा एग्रीमेंट। आपके नाम होगा? उसमें लड़की का नाम होगा या नहीं होगा? लड़की का नाम नहीं रहेगा उसमें। तो वो उसमें तो धनी अपन दोनों रहेंगे लेन देन में। तो नहीं, तो एग्रीमेंट पे कुछ तो लिखा होगा ना, किस लड़की के लिए कौन सा लड़की का एग्रीमेंट कर रहे हैं आप? वैसा नहीं लिखाएगा। हाँ, तो जैसे उसमें उधार का सिस्टम रहेगा। अच्छा। हाँ, कि आपसे मैंने उधार लिए इतने महीने के लिए। अच्छा, 1 महीने के लिए तो 1 महीने का एग्रीमेंट करेंगे। अच्छा, 1 साल का अगर उधार है तो 1 साल का। 1 साल का। तो मेरे को 10,000 रुपये रोज की चाहिए, बोलिए आप 4 काम कराओ दिन में या 1 रात रुकवाओ। अच्छा, मैं 6,000-7,000 रुपये यही कमा रहा हूँ। हाँ, घर बैठे। हाँ, अच्छा। देख लो। तो आप ये कह रहे हो कि 3 लाख रुपया आपको चाहिए? ये कौन है? मेरी सिस्टर की अपनी सिस्टर की? मेरी खुद की सिस्टर। अच्छा, उस लड़की के माँ बाप को देना है या आपको देना है? मेरा। मुझे कितना है? जिस लड़की को आपने दिखाया आपकी अपनी बहन की बेटी है ना? हाँ, अपनी सिस्टर। तो इस लड़की का मुझे कितने देने पड़ेंगे? महीने के 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये। लड़की के माँ बाप कहीं को कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत किया तो? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ जो आप देंगे एग्रीमेंट करेंगे तो किस पे? स्टाम्प पेपर पे होता है या सादे कागज पे करते हैं आप? स्टाम्प पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टाम्प पे हो जाएगा ना? यह स्टिंग ऑपरेशन 2 राज्यों में हुआ, एक राजस्थान में और एक मध्य प्रदेश में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार किसी की भी हो, ऊपर कोई भी बैठा हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। और आज भी हमारे देश में ये जो धंधा है बेटियों को बेचने का, ये खुलेआम चल रहा है। और ये विश्लेषण है साइलेंट वॉक के बारे में। साइलेंट वॉक का मतलब होता है ऐसी सैर, ऐसा वॉक जिसमें आपके साथ आपके अलावा कोई और नहीं होता और आप चुपचाप चलते हैं और सिर्फ वॉक करते हैं। यानी जब आप टहलते हुए गाना नहीं सुनते, मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल करते, किसी से कोई बात नहीं करते, कोई गप नहीं मारते, ग्रुप में लोगों के साथ सैर पर जाने के बजाय अकेले गंभीरता से पूरी एकाग्रता के साथ वॉक करते हैं। और जब आपके साथ आपके सिवा कोई और नहीं होता और आप हर तरह की चीजों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, यहां तक कि आपका जो पेट डॉग है वो भी आपके साथ नहीं होता, उस समय आप जो वॉक करते हैं उसे साइलेंट वॉक कहते हैं। और इस साइलेंट वॉक की खामोशी में इतनी ताकत होती है कि इससे मानसिक तनाव को भी कम किया जा सकता है और इससे आपकी एकाग्रता और रचनात्मकता भी बढ़ जाएगी। पहला फायदा, इससे मानसिक तनाव कम होगा। दूसरा, आपकी एकाग्रता बढ़ सकती है। तीसरा, इससे नकारात्मक विचार आपके मन में आने बंद हो जाएंगे। चौथा, आप खुद को पहले से ज्यादा रचनात्मक यानी क्रिएटिव महसूस करेंगे। पांचवा, आपको नींद
पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी आएगी। छठा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। सातवां, इससे आपको एक डिजिटल ब्रेक मिलेगा और आप खुद को समय दे पाएंगे, अपने आप से बात कर पाएंगे, अपनी आत्मा से बात कर पाएंगे, अपने साथ कुछ समय बिता पाएंगे। आठवां, ये आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेगा। नौवां, इससे आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी। और 10वां, इससे आप अपनी ज्यादा एनर्जी को बचाकर रख पाएंगे, जिसे आप सही कामों में आगे चलकर लगा सकते हैं।